कोई व्यक्ति, जैसा राजेश जी ने बताया कि विविध कारणों से अपना देश छोड़कर एक नए देश में बसता है, तो अपनी माटी से जुड़े रहने के लिए वह अतिरिक्त प्रयास करता है, क्योंकि अपनी जड़ों से उखड़कर नई जगह में स्थापित होना कोई आसान बात नहीं होती। ब्रिटेन के मशहूर शायर, हिंदी और उर्दू के मशहूर शायर श्री सोहन राही ने कहा था कि कोयल कूक पपीहा बानी ना पीपल की छाँव, कोयल कूक पपीहा बानी ना पीपल की छाँव, 7 समंदर पार बनाया हमने ऐसा गाँव, 7 समंदर पार बसाया हमने ऐसा गाँव। तो बिल्कुल सच बात है कि भारतीय जहाँ-जहाँ गए हैं, उन्होंने एक छोटे भारत का निर्माण वहाँ पर किया है। कि छिपती कतराती है मेरी भाषा, छिपती कतराती है मेरी भाषा, बनते हैं अनजान एक दूजे से हम। फैला लिया है मैंने उलझनों का जाल, जो जलाने से मशाल सा नहीं चलता। उफान सा जो उभरता था कभी मेरे अंदर, कलम तब रुक नहीं पाते थे कागज पर। वैसी आग अब क्यों दिल में नहीं जलती। लिखने की हिम्मत जो सीखी थी अमृता से, और ली थी शपथ दुष्यंत के बदलाव की। लिखने की हिम्मत जो सीखी थी अमृता से और ली थी शपथ दुष्यंत के बदलाव की, वो मेरे लिखे में क्यों नहीं झलकती। अब जो उतरता है कविता बनकर पिघले शीशे सा कानों में नहीं गिरता। करता है मुझे कितना कुछ विह्वल, करता है मुझे कितना कुछ विह्वल। थके बेबस बुढ़ापे का अकेलापन, रोते बच्चे अकेली माँ की थकन, आदमी का छुपाना अंदर की जलन, ख्वाहिशों और पैसों की अनवरत अनबन, चूमते शरीरों को थामे निष्पंद मन, नकारात्मकता से जूझता क्लांत बचपन, आस्था के लिए लड़ते विद्वजन, सजती रंगोली और बेरंग होता अंतर्मन। फिर भी चुप हूं मैं, फिर भी चुप हूं मैं, मूक है मेरा सृजन, क्योंकि बंद मुट्ठी से नहीं होता लेखन, क्योंकि बंद मुट्ठी से नहीं होता लेखन। कल जो आज सपना सा लगता है, जब खुशियां यहाँ कई थी, जब खुशियां यहाँ कई थी, कहीं पड़े थे नई दुल्हन के कदम, कहीं नवजात की किलकारी नहीं थी। आज भी सपना सा लगता है। आज खामोश है गलियारे, मोहल्ला सुनसान, खाली है चौक चौबारे, वीरा है दालान। कल तक जो था आबाद शहर, आज गोया महज खंडहर लगता है, जिसका हरेक कूचा हरेक पत्थर चीख चीख दास्ताने कहर कहता है। घंटे भर पहले पौ फटते ही फिर गूंजा एक धमाका, बची कुची खुशियों पर जिसने बेधड़क बेटोक डाला डाका। भोर के सन्नाटे को चीरता लोहे की कश्ती पर सवार था बारूद का वो गोला, जीवन की कीमत को जिसने इतने सस्ते में तोला। अंगारों से तपता आंगन, सर्द लाशों से लदा ये प्रांगण, किश्तों में रोना आता है, बुझाए कैसे इस धधकती आग को, रह रह कर बस कोस रहे हैं जिंदा अपने फूटे भाग को। क्यों जन्म दिया दुनिया के इस कोने में, बचपन सारी जवानी, बुढ़ापा तक बीत रहा जहां रोने में। कल तक कानों में गुनगुनाता वो हवा का हल्का झोंका, आज किसी जलजले से कम नहीं। कहाँ है वो गूंजते नारे, क्या उनमें अब दम नहीं। जीने का है बस हक हम मांगते, दिलासा में हथियार या बम नहीं। वाह,
इतिहास आगे बढ़ जाएगा, इतिहास आगे बढ़ जाएगा, पर उसका हर हरफ हमें रोता पाएगा। इस आस से भिड़ते हैं मेरे आंसू, इस आस से भिड़ते हैं मेरे आंसू कि शायद वक्त बदल जाएगा, न होगी जंग, न होंगे कत्ल, ऐसा भी एक कल आएगा, वह कल जो आज। वो बैठी थी सोफे नुमा कुर्सी पर, एक वृद्ध जोड़े का ये वर्णन है। वो बैठी थी सोफे नुमा कुर्सी पर, कुछ आगे झुकी हुई, घुटनों तक का फ्रॉक और कम ऊंची एड़ी की सैंडल, थोड़ी को हथेली पर टिकाए, हल्की भूरी आंखों में दर्द, चेहरे पर हल्की रंगत, किसी के अनवरत प्रेम। वो बैठी थी सोफे नुमा कुर्सी पर, कुछ आगे झुकी हुई, घुटनों तक का फ्रॉक और कम ऊंची एड़ी की सैंडल, थोड़ी ठुड्डी को हथेली पर टिकाए, हल्की भूरी आंखों में दर्द, चेहरे पर हल्की रंगत, किसी के अनवरत प्रेम की मुद्रा में हल्की सी ठसक, उसकी सब कुछ होने की। उसे कायदे से बैठा कर गया वो, उसे कायदे से बैठा कर गया वो, हौले थोड़े डगमगाते कदमों से, परंतु चाल में दृढ़ता थी और उसके प्रेम का घमंड भी। कांपते हाथों से लेकर आया एक डार्क चॉकलेट पेस्ट्री और एक एक्स्ट्रा लार्ज कैपुचिनो। पेस्ट्री सरका दी उसने उसकी तरफ और दो हैंडल से के उस कॉफी कप को रख दिया मेज के बीचों बीच। फिर बारी बारी से लेने लगे वे उसका घूंट। एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे दोनों, एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे दोनों, पर कुछ था जो प्रसारित हो रहा था। आज एक कैफे में देखा मैंने एक बहुत प्यारा सा एक वृद्ध जोड़ा, एक दूसरे का स्वाद, एक यह प्रेम का एहसास कितना गर्म। पहली कविता है, जिंदगी कितनी आगे निकल आई है, जाना पहचाना सब कुछ पीछे छोड़कर, मानो भाग रहे हों हम किसी रणभूमि से, जूझ रहे हों निरंतर एक नए समर में, मोर्चे पर तैनात यह जीने की ललक और फड़फड़ाते बेचैन एहसास, खुशी गम मोह और लगाव, कुछ भी तो नहीं रहेगा शेष, निगल लेंगी सब आने वाले कल की परछाइयां, उगते डूबते सूरज संगी, बढ़ती और घटती जो निरंतर, न जरूरत न चाहत न कोई विशेष होड़, दुर्गम एक पहाड़ी पर बस है चढ़ते ही जाना, पीठ पर लादे जरूरी और भारी सामान, फिर भी दोहराते रहते क्यों हम उसे, एक मंत्र की तरह, एक प्रार्थना की तरह, एक नाटक ही तो है जिंदगी अन्य नाटकों की तरह, अधिक गंभीरता से इसे लेना भी ठीक नहीं, अभिनय भी जहां हो निर्देशित, हंसना रोना सब कुछ पूर्व निर्धारित, एक पूर्व निर्धारित पटकथा पर, और पर्दा गिरते ही सब खत्म भी, जानते समझते हुए भी, पर आसान तो नहीं होता कई नाटकों को भूल पाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पुनर्जन्म। पत्थर सा अमूर्त कुछ आ धंसता है मन के अंदर, अनहद नाद सी एक गूंज उड़ा ले जाती है चारों दिशाओं में, और बरसों बाद भी बगीचे में बैठी चिड़िया की एकटक आंखों में, उड़ते बादलों की बनती बिगड़ती परछाइयों में, क्यारी में खिलाए फूलों के मोहक रंगों में, तुम्हारी निरंतरता, तुम्हारा आभास, तुम्हारा संदेश तलाशता ही रह जाता है मन, नहीं जानती पर उन्मन क्यों हूं मैं आज भी उस सपने से, जिसमें पुराने कार की बैटरी सी रखी थी पंक्तिबद्ध कई आत्माएं पुनः जीवित होने को कतारबद्ध, भगवान का घर था वह शायद, जा पहुंची थी जहां हवा के एक झोंके सी मैं भी, पहचान तो लिया था हमने तुमने तुरंत ही एक दूसरे को, पर कोई संवाद नहीं था हमारे बीच, ना ही एक भी आंसू हर्ष या विषाद का, कितना कठोर था पर वह पल, क्या इसे ही हम पुनर्जन्म कहते हैं? है कुछ बनना, कुछ और बनना। बूंद चाहती है मोती बन जाए, बूंद चाहती है मोती बन जाए, हवा चाहती है तूफान बन जाए, हवा चाहती है तूफान बनना, अभिनेता चाहता है अमिताभ बन जाए, हर शायर चाहता है गालिब बन जाए, हर शायर चाहता है गालिब बन जाए, नहीं तो मोमिन हो जाए, बस एक मैं ही हूँ, बस एक मैं ही हूँ,
जो चाहता है रहना अपने जैसा, जो चाहता है रहना अपने जैसा बने रहने, पर चाहत कहाँ चाहत कभी पूरी होती है। चाहत बस हसरत बन के रह जाती है, न बूंद बन पाती है मोती, और ना मैं ही रह पाता हूँ मैं, ना मैं ही रह पाता। ससुर जी, ससुर जी, आप मुझे बेटी ना कहें। ससुर जी, आप मुझे बेटी ना कहें। मैं बेटी नहीं, बहू रानी हूँ। मैं बेटी नहीं, बहू रानी हूँ। आप जब मुझे बेटी कहते हैं, आप जब मुझे बेटी कहते हैं, तो मुझे अपने पिता की याद आती है। आप जब मुझे बेटी कहते हैं, तो मुझे अपने पिता की याद आती है। वो पिता, वो पिता जिसे वंश चलाने के लिए, वो पिता जिसने वंश चलाने के लिए एक के बाद एक बेटियां पैदा कर दी, एक के बाद एक बेटियां पैदा कर दी, और फिर एक बेटा जो मेरा छोटा भाई है, और फिर एक बेटा जो मेरा छोटा भाई है। मुझे उस भाई की याद आती है। मुझे उस भाई की याद आती है जिसकी नाजुक सी कलाई पर 7 राखियों का बोझ है, जिसकी नाजुक सी कलाई पर 7 राखियों का बोझ है। बेहतर है मैं बहू रानी ही रहूं, और कह सकूं कि ये नन्ही सी परी जो अब मेरी गोद में है, ये नन्ही सी परी जो अब मेरी गोद में है, यही वंशज है, और आपका वंश यही चलाएगी। जरूरी नहीं है कि आपकी बहू रानी आपके वंश के लिए कोई पुत्र लेकर आएगी। मक्खी जब उड़ जाती है, मक्खी जब उड़ जाती है तो कहाँ जाती है? मक्खी जब उड़ जाती है तो कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? अपने घर जाती है। कहाँ जाती है? अपने घर जाती है। अपने घर तो जाती है, मगर आधे रास्ते में होती है कि उसे गुड़ की याद आती है। मगर वो आधे रास्ते में होती है, तब उसे गुड़ की याद आती है, और वो लौट आती है। उसे गुड़ की याद आती है और वो लौट आती है। अपनी सखियों के संग गुड़ के आसपास भिनभिनाती है, गुड़ चाटती है, गुड़ चाटती है, मोटी होती है, और गुड़ से चिपके चिपके ही मर जाती है। यूं ही बेचारी मर जाती है। मक्खी बेचारी घर कहाँ जाती है? मक्खी बेचारी घर कहाँ जाती है? लास्ट जो है दूसरा जन्म होता है, जैसे वृक्ष कहते हैं एक जन्म, और जनेऊ जब धारण करते हैं तो दूसरा जन्म होता है। तो जैसे ही हम एक दूसरे देश में आते हैं तो हमारा एक दूसरा जन्म होता है, और लेकिन उसका जो चश्मा है वो हमें वहां से मिल चुका होता है, जो हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, जब हम बड़े हो रहे होते हैं। और इसलिए आपकी, हम सब की, बहुत जो प्रवासियों की कविताएं हैं, वो नई नई चीजों को, नई नई संस्कृति को देखने की हमें एक दृष्टि देती है। निखिल जी आई सर्जन है, तो इसलिए वो इस चीज को कि हम वो चश्मा पहन लेते हैं और उस चश्मे के से ही हम सारी दुनिया को देखते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको देखते वो सोचते हुए, और वो सोच और वो दृष्टि वो नहीं है जो कि हमारे पास पहले थी। मुझे अचला जी की एक कहानी ध्यान में आती है कि वो भारत में जाती हैं और ट्रैफिक का चालान हो जाता है, और फिर क्यों उसको लगता है कि अरे मैं तो इंग्लैंड में था तो बहुत अच्छा था, और यहाँ पर तो लोग पुलिस वाले कैसे बोलते हैं, कैसे सारे सिस्टम्स हैं, और वगैरह वगैरह। लेकिन उसके पास वो चश्मा वो दूसरा है। तो यहाँ पर भी देखने का चश्मा जो है वो दूसरा है। तो ये प्रवासी जीवन हमें दो संस्कृतियों को देखने की, उसके अंतर विरोधों, उसके अंतर द्वंद्व को समझने की एक दृष्टि प्रदान करता है, और वो दृष्टि हम देख रहे हैं कि आज के सभी रचनाकारों के पास है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात, जैसे कि एक इसी दृष्टि से एक वैश्विक दृष्टि विकसित होती है। आज भी गाजा को लेकर कुछ कविताएं अंतरिपा ने भी सुनाई, बाकी लोगों ने भी सुनाई। तो सारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो कभी उससे ऐसा नहीं है कि विरक्त है, उसको पता नहीं है। लेकिन उसकी जो दृष्टि है वो अपने परिवेश के कारण से धूमिल नहीं हो गई, कहीं जाति की, कहीं धर्म की, कहीं संप्रदाय की, कहीं राजनीति की। वो जो सारी चीजें हैं
एक देश के परिवर्तन ने वो काफी हद तक उनसे ऊपर उठकर सोचा। जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं, हिंदी भाषा की बात करते हैं, तो उसके मापदंड यह हो सकते हैं कि वह किस स्वरूप में अंतर्राष्ट्रीय है, किस स्वरूप में वैश्विक है, किस स्वरूप में बहुत बड़ी भाषा है, आगे दुनिया की और भाषाओं से आगे है। तो हिंदी साहित्य की जो समृद्धि है और जो आगे बढ़ाने की बात है, वह मूल रूप से उसके वैश्वीकरण में प्रवासी साहित्यकारों और लेखकों का योगदान है, क्योंकि वो लिख रहे हैं जो दुनिया में हो रहा है। जो भारत में हिंदी लेखन होता है, हिंदी वो लिखते हैं जो भारत में हो रहा है। तो ये हिंदी के सच्चे वैश्वीकरण का जो योगदान है, वो प्रवासी लेखक ही कर रहे हैं, क्योंकि आज वो लिखा जा रहा है जो दुनिया भर में घटित हो रहा है। और सच्चा वैश्वीकरण तब माना जाएगा मेरी दृष्टि में, जब आज से 200-300 साल बाद अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को यह जानना होगा कि कोविड काल में उनका समाज कैसा था। जब यूरोप के लोग यह जानना चाहेंगे कि ब्रेक्सिट के दौरान यूरोप पर क्या बीती, और तब उनसे कहा जाएगा कि अगर आपको सच्चे रूप में जानना है तो आप हिंदी साहित्य को पढ़िए, आप दिव्या माथुर को पढ़िए, आप शिखा वार्ष्णेय को पढ़िए, आप तेजन जी को पढ़िए, तब आप जान पाएंगे कि उस समय क्या घटा था और क्या क्या हुआ था। उसके लिए हिंदी पढ़ना आवश्यक है। तो मेरी कविता थी प्रवासी पुत्र। प्रवासी पुत्र अखबार वालों का बिल नहीं चुकाता, यात्रा के लिए ट्रेन या बस की बुकिंग नहीं करवाता, रात बिरात पिता के खांसने पर उन्हें पानी नहीं पिलाता, या फिर दौड़कर नुक्कड़ से दवा की 2 गोलियां नहीं लाता। प्रवासी पुत्र अखबार वालों का बिल नहीं चुकाता, यात्रा के लिए ट्रेन या बस की बुकिंग नहीं करवाता, रात बिरात पिता के खांसने पर उन्हें पानी नहीं पिलाता, या फिर दौड़कर नुक्कड़ से दवा की 2 गोलियां नहीं लाता। वह एक चश्मा टूटने पर नया चश्मा नहीं बनवाता। वह एक चश्मा टूटने पर नया चश्मा नहीं बनवाता। रोज सुबह पिता के पांव छूकर काम पर नहीं जाता। वह तो नई भाषाओं के अक्षरों में अपनी मात्राएं स्वयं खोजता है। वह तो नई भाषाओं के अक्षरों में अपनी मात्राएं स्वयं खोजता है। एक बार फिर चलता है घुटनों के बल, नए संघर्षों से जूझता, नया कल ढूंढता। धूप के दिन बारिशों की रात, खुद ही बनता है अपना साया। धूप के दिन बारिशों की रात, खुद ही बनता है अपना साया। वह जानता है उसकी छत उसके घर पर नहीं, उसके सर पर नहीं, घर पर है। वह 30 त्योहारों में नहीं रहता है, लेकिन हर दुआ, हर फिक्र में, घर के हर जिक्र में। प्रवासी पुत्र पिता की उंगलियां थाम कर चलना शायद इसलिए नहीं सीखता कि एक दिन उसके कांधे पर हाथ रखकर चल सकेंगे उसके पिता। प्रवासी पुत्र पिता की उंगलियां थाम कर चलना शायद इसलिए नहीं सीखता कि एक दिन उसके कांधे पर हाथ रखकर चल सकेंगे उसके पिता। वह तो पंख बन जाता है पिता के सपनों का। वह तो पंख बन जाता है पिता के सपनों का। तारा धागा बुनता है, धागा तारा सीता है। तारा धागा बुनता है, धागा तारा सीता है। वह पिता के साथ नहीं रहता, पिता पुत्र के अंदर जीता है, पिता पुत्र के अंदर जीता है।